जगह एजबेस्टन बर्मिंघम। जब घड़ी ने 3:30 बजाया तो अगले 8 घंटे में जो कुछ हुआ वो क्रिकेट की कहानी में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। 3 जुलाई 2025 ये वो तारीख बन गई जब इंडियन क्रिकेट ने एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी में अपना सबसे शानदार लम्हा दिखाया। सूरज सिर पर था, पिच एकदम शांत दिख रही थी, लेकिन इंग्लैंड वालों को अंदाजा नहीं था कि उनपे एक ऐसा तूफान टूटने वाला है जिसकी कमान एक 25 साल के कप्तान के हाथ में थी, जिसके हौसले स्टील जैसे थे और एक ऐसा तेज गेंदबाज था जो पिछले टेस्ट में बेंच पर बैठा था। तो क्या रहा पहले 2 दिनों का हाल, चलिए उसकी बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं क्रिक माइंड। एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी में 0-1 से पिछड़ने के बाद जब दूसरे टेस्ट में शुभमन गिल दूसरे दिन बैटिंग करने आए तब वो 114 पर नॉट आउट थे। बहुत कम लोगों को अंदाजा था कि वो जो देखने जा रहे हैं वो इंग्लिश सरजमी पर किसी इंडियन कप्तान की सबसे बेमिसाल परफॉर्मेंस होने वाली है। प्रेशर बहुत भारी था। हेडिंग्ले में इंडिया को एक ऐसी हार झेलनी पड़ी थी जो दिल तोड़ने वाली थी, वो भी तब जब ज्यादातर मैच इंडिया के कंट्रोल में था और ऊपर से कंट्रोवर्शियल फैसला कि जसप्रीत बुमराह को इस मैच में आराम दिया गया। गिल के 269 रन सिर्फ आंकड़े नहीं थे, वो एक टेक्निकल मास्टरपीस था जो उन्होंने 387 बॉल के लंबे इनिंग्स में दिखाया। डिटेल्ड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के मुताबिक उनका कंट्रोल परसेंटेज 93.28 रहा, जो इंग्लैंड में 2006 के बाद से दूसरा सबसे ऊंचा रिकॉर्ड है। इसके ऊपर सिर्फ इयान बेल का 119 रन नाबाद रहा था जो उन्होंने 2011 में श्रीलंका के खिलाफ बनाया था। ये सिर्फ बैटिंग नहीं थी, ये क्लास थी, धैर्य और टेक्निक की क्लास। इंडिया के एक्स कोच रवि शास्त्री ने जब उस इनिंग्स का एनालिसिस किया तो उन्होंने कुछ जरूरी टेक्निकल पॉइंट्स बताए। जब पिछली बार इंग्लैंड आया था तो हार्ड हैंड्स खेल रहा था, बॉल को पुश करता था, लेकिन अब टॉप हैंड कंट्रोल में है। वो बॉल को अपने पास आने देता है, अपने डिफेंस पर भरोसा करता है और जब अटैक पर जाता है तो उसके पास हर तरह का शॉट है। सबसे दिलचस्प आंकड़ा क्या था? गिल ने अपने पहले 214 बॉल्स में सिर्फ 14 फॉल शॉट्स खेले और अगर इसके पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो ये 2006 से अब तक इंग्लैंड में बने किसी भी सेंचुरी में सबसे कम फॉल शॉट्स का रिकॉर्ड है। जब से बॉल बाय बॉल ट्रैकिंग शुरू हुई, गिल की अप्रोच बिल्कुल सोच समझ कर और प्लानिंग के साथ थी। उन्होंने अपने पहले 26 बॉल्स पर सिर्फ 4 रन बनाए और यहीं से देखने लगा कि इस इनिंग्स की पहचान क्या होने वाली है। सब्र, कंट्रोल और टाइमिंग। उनका 50 आया 125 बॉल्स पर, लेकिन असली कमाल तो उसके बाद शुरू हुआ जब उन्होंने स्पीड पकड़नी शुरू की। इंग्लैंड ने जब उनको स्टंप्स लाइन पे ज्यादा बॉल डालनी शुरू की, जो कि हेडिंग्ले के मुकाबले 11% ज्यादा था, तो गिल ने उसी एरिया में जोरदार जवाब दिया। लेग साइड में उन्होंने 61 रन ठोक डाले और वहाँ खेले गए 84 बॉल्स में सिर्फ 4 फॉल शॉट्स खेले। अब इस पूरी इनिंग्स की असली कहानी उनके पार्टनरशिप में छुपी हुई थी। जब इंडिया 211 पर 5 पर मुश्किल में फंसी हुई थी तब गिल को मिला सही पार्टनर रविंद्र जडेजा। इन दोनों की छठे विकेट की पार्टनरशिप रही 203 रन की, जिसमें समझदारी भी थी और इरादा भी आक्रामक था। जडेजा ने 137 बॉल्स में 89 रन ठोके, 10 चौके और 1 छक्का, और गिल की ठहराव वाली इनिंग्स के लिए एक परफेक्ट बैलेंस बन गया। जैसे जैसे गिल की इनिंग्स आगे बढ़ती गई वैसे वैसे रिकॉर्ड्स एक के बाद एक गिरते गए, जैसे किसी ने डोमिनोज की लाइन गिरा दी हो। जब वो 200 पहुंचे तो इंग्लैंड में डबल सेंचुरी मारने वाले पहले इंडियन कप्तान बन गए। 221 रन पर उन्होंने सुनील गावस्कर का 46 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा, यानी इंग्लैंड में किसी इंडियन का सबसे बड़ा स्कोर। फिर 255 पर उन्होंने विराट कोहली के 254 नाबाद को पीछे छोड़ा और बन गए टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले इंडियन कप्तान। अब सिर्फ गिल ही आर्किटेक्ट नहीं थे, उनको शानदार साथ मिला रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर का। गिल जडेजा की जोड़ी इस वक्त सामने आई जब इंडिया का मिडिल ऑर्डर लड़खड़ा चुका था और टीम को एक मजबूत दीवार की जरूरत थी। जडेजा ने अपने स्टाइल के हिसाब से आक्रामक गेम खेला जिसमें इंग्लैंड के बॉलर्स एक लाइन या रिदम सेट नहीं कर पाए। इसके बाद गिल और सुंदर के बीच 7वें विकेट के लिए 144 रन की एक और बड़ी पार्टनरशिप बनी। सुंदर ने इसमें 103 बॉल्स में 42 रन बनाए और इनिंग्स इंग्लैंड के लिए और भी ज्यादा परेशान करने वाली बन गई। बॉलर पिच से कुछ निकाल नहीं पा रहे थे और सामने से रन भी नहीं रुक रहे थे। इंग्लैंड के बॉलिंग फिगर्स देखने से एक बात साफ हो जाती है, उन्होंने लगातार प्रेशर तो बनाया लेकिन उसका कोई खास इनाम नहीं मिला। शोएब बशीर पर सबसे ज्यादा भार पड़ा, उन्होंने 45 ओवर डाले जिसमें 167 रन दिए और सिर्फ 3 विकेट मिले। उनका इकॉनमी रेट ये दिखाता है कि इंडियन बल्लेबाज कितने आराम से स्पिन को फेस कर रहे थे। जॉश टंग ने 28 ओवर में 119 रन देकर 2 विकेट झटके और जो आमतौर पर भरोसेमंद माने जाते हैं क्रिस वोक्स, उन्होंने भी 25 ओवर में 81 रन देकर सिर्फ 2 ही विकेट लिए। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि जैसे जैसे इनिंग्स आगे बढ़ती गई इंग्लैंड के बॉलर्स की लाइन और लेंथ बिगड़ती चली गई। बेन स्टोक्स को मजबूर होना पड़ा कि उपाय टाइमर्स का सहारा लें, जैसे हैरी ब्रूक और जो रूट। ब्रूक ने तो सिर्फ 5 ओवर में 31 रन लौटा दिए और उन्हें कोई विकेट नहीं मिला। अब गिल की बैटिंग को पोएट्री मोशन कहा जाए तो आकाशदीप की बॉलिंग एकदम थिएट्रिकल थी। ये वही 28 साल का तेज गेंदबाज है बिहार से, जिसे पहले टेस्ट में नजरअंदाज कर दिया गया था, लेकिन इस टेस्ट में बुमराह की गैर मौजूदगी में उन्होंने ऐसा परफॉर्म किया कि हर आलोचक की आवाज बंद हो गई है। 7 ओवर 1 मेडन 36 रन
और 2 विकेट। लेकिन सिर्फ नंबरों से उस इम्पैक्ट को समझा नहीं जा सकता। उनका पहला ओवर महंगा था। इंग्लैंड के ओपनर्स बेन डकेट और जैक क्रॉली ने 12 रन ठोक दिए। ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड ताबड़तोड़ स्टार्ट लेने वाला है, लेकिन फिर आया उनका दूसरा ओवर, डबल विकेट मेडन, जिसने पूरा खेल पलट दिया। जिस पिच पर इंडिया की इनिंग्स के दौरान कोई खास मोमेंट नहीं मिल रही थी, उसी पर आकाशदीप ने जो मोमेंट निकाली वही उन्हें स्पेशल बनाता है। उनका हिट द डेक लेंथ वाली अप्रोच और बस इतनी सी मोमेंट निकालना कि बल्लेबाज डगमगा जाए, यही उनकी ताकत रही। इंडिया के एक्स विकेट कीपर दीपदास गुप्ता ने जब उनके स्पेल को एनालाइज किया, मुझे लगा बॉल थोड़ा बहुत सीम कर रहा था और इंग्लिश बैटर्स शायद इस सोच कर आए थे कि आकाशदीप पर अटैक करेंगे, लेकिन मुझे लगा बॉल पिच से थोड़ा थोड़ा निकल भी रहा था। अब डकैट का आउट होना तो एक आर्ट पीस था। ऑफ स्टंप से बाहर लेंथ बॉल, डकैट ने कवर के जरिए ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन मोटा एज लगा और गिल ने थर्ड स्लिप पे लाजवाब कैच पकड़ लिया। अगली बॉल पर ओली पॉप, जो डिंगले टेस्ट में सेंचुरी ठोक कर आए थे, वो पहली गेंद पर गोल्डन डक पर आउट हो गए। बॉल पहले अंदर आई और फिर हल्की सी बाहर और बस बैट का किनारा और विकेट की तरफ मार्च पास्ट। जसप्रीत बुमराह को रेस्ट देने का जो फैसला लिया गया था, वो फैसले की तो जैसे बैंड ही बजा दी गई। एक्सपर्ट से लेकर फैंस तक सबने सवाल उठाए थे कि बुमराह ने पहले टेस्ट में 5 विकेट झटके, तो फिर क्यों उन्हें बेंच पर बिठाया गया। लेकिन आकाशदीप की धमाकेदार परफॉर्मेंस ने टीम मैनेजमेंट के इस फैसले को सही साबित किया और ये भी दिखा दिया कि इंडिया की फास्ट बॉलिंग यूनिट कितनी गहराई वाली है। आकाशदीप तक का सफर भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। जहाँ आकाशदीप हेडलाइंस में थे, वहीं दूसरी तरफ मोहम्मद सिराज ने भी कमाल का सपोर्ट किया। उनके फिगर्स थे 7 ओवर 2 मेडल, 21 रन और 1 विकेट, और विकेट था जैक क्रॉली का। 8वें ओवर में एक ऐसी गेंद जो हल्का सा बाहर निकली और एज लग गया। सिराज का विकेट इसलिए भी अहम था क्योंकि इससे आकाशदीप का क्रिएट हुआ प्रेशर बरकरार रहा। इंडिया के इस विशाल स्कोर का जवाब इंग्लैंड ने एकदम खराब अंदाज में देना शुरू किया। उनके टॉप 3 बल्लेबाज जैसे मेंटली थक चुके थे। अब आखिरकार 151 ओवर तक उन्होंने फील्डिंग जो की थी, बेन डकेट का आउट होना ये दिखाता है कि वो जरूरत से ज्यादा जल्दी अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। ओली पॉप का गोल्डन डक एक क्वालिटी बॉलिंग के सामने उनका कोई जवाब ही नहीं था। थकावट और प्रेशर दोनों का असर था। जैक क्रॉली का आउट होना इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा निराशाजनक था। शुरुआत में थोड़े से शट लग रहे थे, लेकिन एक ऐसी गेंद को खेलने की कोशिश की जो छोड़ सकते थे और कैच गया सीधे करुण नायर के हाथों में फर्स्ट लेग पर। शॉर्ट सिलेक्शन सवालों के घेरे में रहा। इंग्लैंड की थोड़ी बहुत वापसी हुई जो रूट और हैरी ब्रूक की जोड़ी की वजह से। इन दोनों ने नाबाद 52 रन जोड़े थे चौथे विकेट के लिए। रूट अपने अनुभवी स्टाइल में प्रेशर को सोखते गए और कूल माइंड के साथ बैटिंग करते हुए ब्रूक थोड़ा घबराए हुए लगे। एक बार तो बैलेंस बिगड़ते बिगड़ते स्टंप्स पर गिरते गिरते बचे, लेकिन फिर भी उन्होंने अटैकिंग इंटेंट दिखाया और ये इंटेंट उन्हें इंग्लैंड टीम का अहम प्लेयर बनाता है। अब अगर सिर्फ आंकड़ों की बात करें तो डे 2 एकदम इंडिया के नाम रहा। इंडिया ने तीनों सेशन जीत ली, ओवरनाइट स्कोर में 277 रन और जोड़ दिए, सिर्फ 5 विकेट खोकर, और इंग्लैंड की उनकी पहली इनिंग्स में 77 पर 3 पर रोक दिया। अब कोई कह सकता है कि रन रेट 3.88 थी, जो धमाकेदार नहीं लगती, लेकिन जब आप उसी पिच पर बल्लेबाजी कर रहे हो जहां इंग्लैंड के बॉलर विकेट नहीं निकाल पा रहे हैं, तो रन रेट भी शानदार मानी जाएगी। तीसरा दिन इस मैच की दिशा तय करेगा कि कौन किस कदर इस मैच को जीतना चाहता है। इंग्लैंड के 3 खिलाड़ी निपट चुके हैं। ब्रूक और रूट से उम्मीदें जरूर होगी, लेकिन सीम बॉल के साथ आकाशदीप और सिराज मुश्किल करेंगे। साथ ही इस बार प्रसिद्ध कृष्णा की बाउंस भी दिक्कत डाल सकती है। लेकिन इंग्लैंड ने 3 बार ऐसे मैच जीते हैं जब सामने वाली टीम ने 500 से ज्यादा स्कोर बनाया हो, तो मुकाबला जोरदार होगा और इसका भी रिव्यू होगा। तो ऐसे ही बने रहिए क्रिक माइंड के साथ। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।